मैं पद्मा आज लेकर आई हूँ नेटवर्किंग से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो, जिसके लिए मैंने रेफरेंस बुक जो यूज़ करी है वो साइबर बेस बुक है क्लास 10th की, जो कि किप्स पब्लिकेशन की है। इसके पहले हमने जो पहला वीडियो देखा था उसमें हमने इंटरनेट बेसिक्स के टॉपिक को कवर किया था। आज हम इंटरनेट बेसिक्स के रिमेनिंग टॉपिक को लेते हुए इंटरनेट सर्विसेज को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसमें आज हमें इंटरनेट बेसिक्स और इंटरनेट सर्विसेज दोनों को ही लेना है। तो जो हमें रिमेनिंग टॉपिक जो इंटरनेट बेसिक्स के थे, दैट इज व्हाट इज HTML प्रोटोकॉल्स देखेंगे, जिसमें कि हम HTTP एंड HTTPS को देखने वाले हैं। ब्लॉग्स एंड न्यूज ग्रुप को हम देखेंगे, ये जो कि इंटरनेट बेसिक्स के टॉपिक रिमेनिंग पोर्शन था। आज इंटरनेट सर्विसेज में हम ईमेल एंड ईमेल सर्विसेज को देखेंगे, फिर हम सर्च इंजन के बारे में समझेंगे और FTP एंड अदर प्रोटोकॉल्स को भी जानेंगे। साथ में वेब सर्विसेज, डिफरेंट टाइप की वेब सर्विसेज जो कि है, हम क्या कह सकते हैं, चैटिंग है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ई-गवर्नेंस है, ई-शॉपिंग है। तो इस तरीके के जो सारी सर्विसेज है उनके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, जो कि है पहले HTML। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपरटेक्स्ट स्टैंड्स फॉर, किस तरीके से हम हाइपरटेक्स्ट को अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, हम एक एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे। हाइपरटेक्स्ट यानी टेक्स्ट के हाइपर यानी टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट कह सकते हैं। अ टेक्स्ट हैज अ लिंक इन इट। ओके, जैसे ही हम क्लिक करते हैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, तो हम क्या करते हैं, न्यू पेज पर हम पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमने अगर देखा होगा कि जब हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं, वहां पर हमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स या हम कह सकते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे दिखाई देते हैं जिसके नीचे अंडरलाइन बनी होती है और वो ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किए रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब हम उस पर कर्सर मूव करते हैं, वो हैंड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम न्यू पेज पर मूव कर जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि whenever you click on link which brings you to a new page, ओके, न्यू वेब पेज। तो इससे क्या होता है, ये कहलाता है हाइपरटेक्स्ट, जो कि क्या करता है, दो पेजेस को लिंक करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर हमने हाइपरटेक्स्ट को समझ लिया तो हम जो लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं उसको हमारे लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। व्हाट इज HTML? HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें कि जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें न्यू पेज पर मूव कराता है, यानी वो हमारे प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मार्कअप। मार्कअप जो वर्ड है इसको हम रिलेट कर सकते हैं मेकअप शब्द से। अब मेकअप से क्या होता है, हमारा अपीयरेंस चेंज होता है, ओके, हमारा लुक चेंज होता है। तो वैसे ही अगर हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप की बात करेंगे तो हमारे जो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं उसके लुक को, उसके अपीयरेंस को अगर हमें चेंज करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। तो मार्कअप को डिफाइन कैसे करें, मार्कअप इज लाइक गिविंग स्पेशल इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टेक्स्ट शुड लुक और बिहेव। ठीक है, हमारा उसका लुक कैसा होगा, तो ये हम कंप्यूटर को बताते हैं कि वो टेक्स्ट किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए या वो पर्टिकुलर इमेज किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। तो यही बात होती है, जो मार्कअप होता है वो HTML में यही बताता है कि इंस्ट्रक्शन जो लिखे होते हैं, जो टैग के अंदर लिखे रहते हैं, वो वेब ब्राउजर में किस तरीके से डिस्प्ले होने चाहिए, या वो एलिमेंट हो या कोई भी इमेज हो वो किस तरीके से डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर हम कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम इस लैंग्वेज का यूज करके, मार्कअप का यूज करके हम वो कर सकते हैं, हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब मार्कअप समझ लिया तो मार्कअप लैंग्वेज हमारे समझना बहुत इजी होता है। जैसे कि वो लुक को चेंज करता है, तो मार्कअप लैंग्वेज का जो वर्क है हमारे जो लेआउट को फॉर्मेट करने का होता है। ठीक है, जो हमारा वेब पेज होगा उसको फॉर्मेट करता है और वो हमारे उस वेब पेज को इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाने में भी हेल्पफुल रहता है। तो ये क्या होता है, हमारी जो इमेजेस है, टेक्स्ट है, ये सारी चीजें हमारी बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। ओके, अब हम अगर तीनों को कंबाइन करके अगर हम HTML को डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। HTML जो कि स्टैंड्स करता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए, और ऐसी लैंग्वेज है जो क्या करती है, क्रिएट करती है और फॉर्मेट करती है वेब पेजेस को, और वो हमें लिंक करने में भी हेल्पफुल होती है।
तो हम इसे डिफाइन करते हैं HTML is a language that uses markup to create and format web pages. It allows you to build interactive content by linking different pages and using text to structure and display information. ठीक है, टेक्स्ट का यूज करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसके लुक को चेंज कर सकते हैं. दैट इज योर HTML. ठीक है, एक एक वर्ड को समझकर उसको डिफाइन करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोटोकॉल. अगर आपको प्रोटोकॉल्स का अगर एग्जैक्ट मीनिंग जानना है तो आप ये ध्यान में रख ली, प्रोटोकॉल्स मीन्स रूल्स. ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं किसी को के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे TCP/IP रूल्स के बारे में, जो कि यूज होता है एक कंप्यूटर से के साथ दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेगा, तो यही रूल बताए गए हैं इस TCP/IP में. तो अगर हम TCP/IP के समझना चाहे तो स्टार्ट करते हैं उसके डेफिनेशन से. TCP/IP इज लाइक द सेट ऑफ रूल्स that computers use to talk each other over the internet. ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, कैसे करते हैं हम बात करते हैं, हम हमारी लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, राइट. जैसे कि हमने हिंदी में बात की, हमने इंग्लिश में बात करते हैं तो हम ग्रामर को फॉलो करते हैं, हम व्याकरण को फॉलो करते हैं. तो वैसे ही TCP/IP भी कुछ रूल्स को फॉलो करता है. कैसे, क्यों करता है, जैसे कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं, डेटा सेंड करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो ये कैसे सेंड होती है, इसको सेंड करने के लिए हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो क्या सारे कंप्यूटर सेम होते हैं, नहीं. किसी का लैपटॉप होगा, किसी का डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा, कोई अलग अलग डिवाइसेस में अगर हमको इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, एक्सचेंज करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं. तो उसके लिए एक कॉमन रूल्स बनाए गए जिसको फॉलो करते हैं, और वही रूल्स जो है दैट इज TCP/IP रूल्स. अगर TCP की बात कर लें, इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है, ये बताता है कि किस तरीके से ट्रांसमिशन यानी डेटा को एक्सचेंज करना है. ठीक है, और जो IP है दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ये हमें पर्टिकुलर एड्रेस तक हमें पहुंचने में हेल्पफुल रहता है. ये हमें हमारे करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचाने में हेल्पफुल होता है. तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि हम ट्रेडिशनल मेल सिस्टम की बात करें, उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को कोई लेटर लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी मैसेज जो हमें लिखना होता है हम उसे लिखते हैं और उसको एनवलप में डालते हैं और उसको एड्रेस लिखते हैं. ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करें तो जो हमने क्या किया, IP एड्रेस है ना, इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, जब हमने उस पर एड्रेस लिखा तो ये नॉर्मल पोस्टल सर्विस की तरह हमारे उस लेटर को डिलीवर करने का जो वर्क है वो कौन करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, उसके लिए उसे कौन सा रूट लेना है, ये सब काम इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर आता है. यानी वो इन रूल्स को फॉलो करता है कि जहां कम ट्रैफिक हो उस रूट से, उस पाथ को फॉलो करके हमें उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर उस पर्टिकुलर मैसेज को सेंड करना है, राइट. वहीं अगर हम बात करें TCP का क्या वर्क होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो जो मैसेज होता है उसको बराबर से वो सील है या नहीं, वो बराबर से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे गया या नहीं, ये काम किसका होता है, TCP का होता है. ये इन रूल्स को चेक करता है. यानी कि जैसे कि हमने इसमें देखा था, हमारे पहले वीडियो में देखा था कि हम क्या करते हैं, मैसेज को ब्रेक करते हैं. जैसे पजल गेम आपने देखा होगा कि हम कभी जब पजल सॉल्व करते हैं तो वो डिफरेंट पीसेस में वो पजल्स होते हैं. उन पजल्स को ज्वाइन करने का क्या करना है, हमें बराबर से ज्वाइन करना है. तो मैंने बताया जैसे कि IP जो होता है वो हमारे मैसेज को अलग अलग रूट से भेजता है. तो अलग अलग रूट से क्या एक मैसेज ही जाता है क्या, नहीं, क्योंकि मैसेज जो भी होता है वो ऑलरेडी पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है. उन पैकेट्स में नंबरिंग करने का काम TCP का होता है और उनको प्रॉपरली किसी भी ऑर्डर में वो सेंड करता है. और जब वो डेस्टिनेशन पे रिसीव होता है उनको प्रॉपर ऑर्डर में मैनेज करना, ये वर्क भी TCP का होता है. इस तरीके से ये जो रूल्स होते हैं वे प्रॉपरली फॉलो होते हैं, तब जाके हमारा मैसेज हमारे पास प्रॉपर वे में आ जाता है. ठीक है, तो अब हमने देखा कि हमारा जो मैसेज था पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंच गया,
तो हमने क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया, पहले तो हमने लेटर लिखा, ठीक है, वो जो भी हमारा डेटा था हमने मैसेज किया, फिर उसके बाद हमने एड्रेस लिखा, तो हमने यानी आईपी एड्रेस दिया, फिर उसके बाद जब हमने लेटर सेंड किया तो ये किसके थ्रू हो रहा है, हमारा जो लेटर है, हमने नॉर्मल ट्रेडिशनल की वे की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम हमारे मैसेज की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मैसेज जो है वो इंटरनेट के थ्रू के जा रहा है। तो उसके बाद जो टीसीपी का वर्क है वो इंश्योर करता है कि हमारा डेटा बराबर पहुंचा है या नहीं। अगर वो बराबर नहीं पहुंचता तो उसको रीसेंड करने का काम भी टीसीपी का होता है। प्रॉपरली जो वर्क होता है वो चेक करता है और अदरवाइज वो रीसेंड करके उसको बराबर से मैनेज करके हमें प्रॉपर मैसेज ही शो होता है। तो इस तरीके से टीसीपी आईपी के जो वर्क है हमने समझा। अगर हमें ये वर्ड्स याद करने में डिफिकल्टी हो तो हम इसे हमारे नॉर्मल टर्म्स में भी याद कर सकते हैं। टीसीपी यानी केयरफुल पैकर, यानी प्रॉपरली हमारे पैकेट्स को केयरफुली हमारे लोकेशन तक पहुंचाने का काम टीसीपी का। और आईपी यानी हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट प्लानर, जो कि प्रॉपर रूट को यानी जहां ट्रैफिक ना हो ऐसे रूट को यूज करके वो हमारे जो मैसेज को प्रॉपरली हमारे एड्रेस तक पहुंचाता है, चाहे वो ऑर्डर कोई भी हो, ठीक है। कोई मैसेज पहले आ जाए कोई बाद में आए, जैसे कि मैंने बताया पजल्स में कोई भी हमारे सामने पजल्स का कोई भी ब्लॉक हमारे सामने पहले आ सकता है, तो उसको कहाँ अरेंज करना है ये फिर बाद में टीसीपी मैनेज करता है, ठीक है। ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में पहुंचे तो उसको प्रॉपर नंबरिंग से वो अरेंज करता है टीसीपी। तो ये हम याद रख सकते हैं, टीसीपी फॉर केयरफुल पैकर, इंटेलिजेंट प्लानर फॉर आईपी, ठीक है। इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। नाउ प्रोटोकॉल्स के बाद हमें देखना है HTTP। ये क्या होता है? HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अभी हमने देखा था हाइपरटेक्स्ट क्या होता है कि लिंक करने के लिए होता है, जो ऐसा टेक्स्ट जो लिंक करता है वेब पेजेस को। अब ये लिंक करने के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हमने क्या करना है, ये डेटा कैसे एक्सचेंज होता है इंटरनेट पे, हमको इसके बारे में जो हमने यूज करना है रूल्स वो है हमारे HTTP। तो ये मोस्टली जो यूज होता है प्रोटोकॉल www में यूज होता है। तो ये हमको बताता है कि मैसेज किस तरीके से फॉर्मेटेड वे में और ट्रांसमिट करना है हमें वेब सर्वर पे, और कौन सी एक्शन वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में होती है इस ट्रांसफर के समय में, ठीक है। फिर हम देखेंगे HTTP को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो एक ऐसा ओपन डोर जिसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उसके बारे में डिटेल्स ले सकता है। अगर हमने इसके बाद में हमने देखना है HTTPS, ये क्या है, एक ऐसा लॉक डोर, ठीक है। अभी हमने प्रोटोकॉल समझा कि ये मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल करता है, जो कि कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। लेकिन जो HTTP है वो स्टैंडर्ड से फॉलो होने के बाद भी के मैसेज को कोई दूसरा पर्सन रीड कर सकता है। लेकिन जो HTTPS है, अगर हम उसके फुल फॉर्म को जान ले तो दैट इज S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, यानी हम किसी जो इस पर्टिकुलर पर्सन को वो मैसेज भेज रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्सन ही उस मैसेज को रीड कर सकता है, ओपन कर सकता है। ये कौन करता है एंश्योर? ये HTTPS के द्वारा एंश्योर होता है। ये किस तरीके से होता है? ये पहले तो SSL का यूज होता था, सिक्योर सॉकेट लेयर थी जिसके थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफर करते थे। लेकिन उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की हेल्प से हमने अपने डेटा को सेंड करना शुरू किया, और ताकि जो कोई मिडल पर्सन या कह सकते हैं थर्ड पार्टी पर्सन हमारे डेटा को रीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हमारा जो डेस्टिनेशन है वहीं पर ही वो उस पर्टिकुलर पर्सन के पास ही ओपन होता है। तो इस तरीके से ये प्रोटोकॉल होता है जो कि हमें क्या करता है, डेटा को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होता है इंटरनेट पर, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एग्जांपल में HTTPS आजकल हम देखते हैं मोस्टली HTTPS साइज का ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा डेटा सिक्योर रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा डेटा पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्लॉग। ब्लॉग जो बना है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, दैट इज वेब प्लस लॉग। इसे वेब ब्लॉग भी कहते हैं या हम इन शॉर्ट मोस्टली ब्लॉग कहते हैं, ठीक है।
तो ब्लॉग क्या होता है, जैसे कि हमारी डायरी होती है, हम उसमें अपने थॉट्स लिखते हैं, हमारी डेली एक्टिविटी लिखते हैं, तो वैसे ही ब्लॉग भी एक डायरी है जो कि इंटरनेट पे शेयर करता है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति। ठीक है, क्या शेयर करता है, उसमें अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। तो जैसे हमारी पर्सनल जानकारी यानी हॉबीज क्या है, हमारे प्रोफेशनल यानी हम कौन सी कंपनी में काम करते हैं, क्या वर्क करते हैं, ये हमारे डेटाज हैं, हम अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग। ये क्या होता है, एक वेबसाइट होती है जहाँ पे हम अपने कोई भी डेटा को या अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड के साथ। ठीक, जो ब्लॉग लिखता है वो कहलाता है ब्लॉगर, और जो उसकी ये एक्टिविटी है, ये राइटिंग की जो एक्टिविटी है, दैट इज नोन एज ब्लॉगिंग। ठीक, आई होप आप इसको समझ सकते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। फिर हम देखते हैं न्यूज ग्रुप। अब देखते हैं जिससे कि बहुत सारे लोगों में डेटा का शेयरिंग कह सकते हैं, ग्रुप में जो डेटा शेयर हो रहा है दैट इज न्यूज ग्रुप। तो ये न्यूज ग्रुप जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिमिलर इंटरेस्ट वाले पीपल ज्वाइन होते हैं, वो अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और अपने व्यूज सबके सामने रखते हैं। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है जो मूवीज से रिलेटेड बात करता है, तो उनका ऐसा ग्रुप रेडी होता है जो केवल पर्टिकुलर मूवीज के ऊपर डिस्कशन करता है। अगर किसी पर्सन को स्पोर्ट्स के बारे में, गेम्स के बारे में इंटरेस्ट है, तो वो ऐसा ग्रुप ज्वाइन करेगा जिसमें उसको स्पोर्ट्स की और गेम्स के बारे में हो सकता है। ये एक तरीके से डिबेट होता है जहां पर हम कह सकते हैं सारे लोग थॉट्स को शेयर करते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि कोई एक पर्सन स्टार्ट करता है, ठीक, उसको स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन करते हैं, अपने व्यूज रखते हैं, अपने थॉट्स को उनके सामने रखते हैं। तो ये इस तरीके से न्यूज ग्रुप में वर्क होता है, और ये लोग अलग अलग लोकेशन पर बैठकर ये अपने वर्क को करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है ये सारे लोग, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज हम देख सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में ध्यान लें तो क्या होता है, जैसे हमने टीवी पे कई बार देखते हैं डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट्स चलती है, तो ये इस तरीके के उसमें वो अलग अलग एरिया पे रहकर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। नॉट ओनली पॉलिटिकल डिबेट्स, वहाँ पे बहुत सारे, अगर हम कहें तो बिजनेस से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड डिबेट्स हमने कई बार टीवी पर देखी है। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि इसमें जो क्या करते हैं लोग यहाँ पर अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपना इंटरेस्ट बताते हैं। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट के पर्सन इस ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे ईमेल के बारे में। अब ईमेल क्या है, ये बना है इलेक्ट्रॉनिक मेल से। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या, जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल मेल सिस्टम से हम अपने मैसेज भेजते थे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, लेकिन जैसे जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो मैसेज सेंड करने का जो तरीका था वो भी चेंज होते गया। तो क्या किया गया, इंटरनेट का यूज करके मैसेज को सेंड करने का तरीका निकाला गया, दैट इज नोन एज ईमेल। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं अपने मैसेज को सेंड और रिसीव, जो कि रियल टाइम होता है, यानी तुरंत ही पहुंच जाता है, विद इन सेकेंड्स वो मैसेज पहुंच जाता है। इसका क्या बेनिफिट होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी हमें कुछ अलग से मेल लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ी, हम उसको सेंड करने के लिए पर्टिकुलर लोकेशन तक नहीं गए, वहां से सेंड होकर उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक नहीं गया। तो सबसे मेन चीज टाइम की सेविंग हो गई, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। ठीक, और इससे क्या हुआ कि हम इसके अलावा, अपने मैसेज के अलावा, हम उसमें सॉन्ग्स को, वीडियोस को भी भेज सकते हैं इन एडिशन ऑफ द टेक्स्ट। ठीक, अब हम जानते हैं ईमेल अकाउंट। अगर किसी पर्सन का ईमेल अकाउंट नहीं होगा तो हम किस लोकेशन पर या किस जगह पे हमने वो मैसेज सेंड करना है ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि एक पर्टिकुलर एड्रेस होना जरूरी है, ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। तो ईमेल एड्रेस क्या होता है, एक यूजर नेम होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है ओवर द नेटवर्क, और उसके साथ हमें एक डोमेन नेम की यूज करनी होती है जिस डोमेन पे हमने उस ईमेल को, एड्रेस को बनाया है अपना अकाउंट। और जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें यूजर नेम और डोमेन नेम दोनों ही पद रहते हैं, जिसको सेपरेट करते हैं @ सिंबल से। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने ये लिखकर दिखाया है कि @ सिंबल से इसे सेपरेट करते हैं। ठीक,
इसको हम डिटेल में अभी देखते हैं। मैं एक अपना ईमेल आईडी ओपन करके मैं ये बताती हूँ उसमें सेंड कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं उसके बारे में। तो ईमेल कैसे सेंड करते हैं ये देखते हैं। तो मैंने अपना एक मेल अकाउंट ओपन करके रखा है जिसमें मैंने एक चेक करने के लिए अपने दूसरे ईमेल अकाउंट से एक मेल सेंड किया है। तो वो मेल जो है हमें हमारे इनबॉक्स में नज़र आता है। ओके, तो ये ओपन कर लिया मैंने मेल। तो ओपन करने में क्या लिखा है इस मैसेज में, इसमें जस्ट मैंने हेलो सेंड किया है, राइट। अगर मुझे रिप्लाई करना है तो मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। तो ये इसी पर्सन को वो मैसेज रिप्लाई होगा, राइट, जिसने भेजा है उसी को ही। लेकिन अगर इस मैसेज को मुझे रिप्लाई नहीं करना, कोई आंसर नहीं करना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसे फॉरवर्ड कर सकती हूँ। इसको भी फिलहाल मैंने डिलीट कर दिया। अगर मुझे इस मैसेज को किसी और पर्सन को भेजना है तो मैं फॉरवर्ड कर सकती हूँ। तो सेम मैसेज उस जिसने भेजा है उसका नेम भी उसमें जाता है और यहाँ पर उसकी सारी डिटेल भी जाती है, ठीक है, ईमेल एड्रेस भी, ईमेल अकाउंट भी। ओके, तो सबसे मेन चीज़ जो सेंड करते हैं हम मैसेज, तो हमें यहाँ पर जो अटैचमेंट भेजना है हमारी अपनी किसी फाइल का हम भेज सकते हैं। कोई इमेज सेंड करनी है तो हम इमेज सेंड कर सकते हैं, या हमें कोई कुछ दूसरी फाइल सेंड करनी है जो हमारे ड्राइव पे, लोकल ड्राइव में सेव है, हम उसको सेव कर सकते हैं। तो हम कोई इमोजीज भी डाल सकते हैं अपने इस मैसेजेस में। ओके, तो सिंपली अभी मैंने इसे हटा दिया है। अभी अगर हमें मेल लिखना है, हम फर्स्ट टाइम अगर किसी को ले रहे हैं, लिख रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम किसी को मैसेज लिख रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, कंपोज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जहाँ पे 2 पर हमारा कर्सर आता है। 2 पर जैसे ही कर्सर आएगा वहाँ पर हम हमारे एड्रेस को, उस पर्टिकुलर पर्सन जिसको हमें ये मैसेज सेंड करना है, उसका ईमेल एड्रेस हमें लिखना होता है, ठीक। ईमेल एड्रेस कैसे होता है, जैसे कि हमने बताया कि यूजर नेम प्लस डोमेन नेम सेपरेटेड बाय @ जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है सेपरेटेड बाय @, ठीक है, जिसमें मेरा नेम लिखा है और उसको चेंज किया है डोमेन नेम से @ के साथ ज्वाइन करके। ओके, जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं, जैसे मैंने सेंड करना है, तो उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, ईमेल एड्रेस लिखने के बाद उसमें हमें अगर किसी और को भी ये मैसेज भेजना है तो हम भेज सकते हैं, ठीक। उस मैसेज को भेजने के लिए हम यूज कर सकते हैं CC दैट स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, यानी जो मैसेज इस 2 वाले पर्सन को जा रहा है तो सेम मैसेज दूसरे पर्सन को भी जाता है। जैसे मैं CC पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे तुम्हें किसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना होता है, ठीक। तो जब ये जो 2 वाला पर्सन है उसको भी ये पता चलेगा कि आपने इसकी कॉपी किसी और पर्सन को भी भेजी है। वैसे ही अगर यही कॉपी आपको किसी और पर्सन को भेजनी है पर जो फर्स्ट पर्सन है उसको पता नहीं चलना चाहिए, तब ऐसे समय में हम यूज करते हैं BCC का, ठीक, यानी ये जो 2 वाला पर्सन है उसको पता नहीं चलता। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसका भेज सकते हैं, जैसे आपने किसी कंपनी में वर्क करते हैं, राइट, समझो ABC कंपनी में काम करते हैं और आप अब उस ABC कंपनी को छोड़कर PQR कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में आपको PQR को तो इन्फॉर्म करना है कि आप कंपनी में रिजाइन कर चुके हैं, बट आप चाहते हैं कि ABC को पता ना चले कि आपने ये चीज PQR को भी बताइए कि आपने रिजाइन किया है, तब ऐसे समय में हम BCC का यूज करते हो। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो ईमेल सेंड करना कैसे करते हैं, हम उसमें कैसे अटैचमेंट करते हैं, ये पिन लाइक स्ट्रक्चर से हम अटैचमेंट करते हैं जो भी हमें भेजना है। हम रिप्लाई के समय भी अटैचमेंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड के समय भी अटैचमेंट कर सकते हैं, या हम फर्स्ट टाइम जब हम ईमेल को सेंड करते हैं तब भी हम ये सारे टूल्स है, इन टूल्स का हम यूज कर सकते हैं। फाइल को भेज सकते हैं, हम इमोजीज को भेज सकते हैं, हम पिक्चर्स भेज सकते हैं, सिग्नेचर भेज सकते हैं, तो इनका यूज हम कर सकते हैं। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो कि है ईमेल सर्विसेज। तो ईमेल सर्विसेज होती है जो वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज भी होती है और एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विसेज होती है। जो अभी हमने देखी गूगल पे, जो हमने गूगल देखा, याहू होता है, रेडिफ मेल होता है, ये हमारी वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज होती है।
तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर जाना होता है, यानी गूगल पर जाना होता है। जैसे मैं गई गूगल पर, उसके बाद मैंने अपना मेल अकाउंट ओपन किया, उसके बाद अपने ईमेल चेक किए, राइट। तो ये हुई हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विसेज होती है, उसके लिए हमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वेब बेस्ड ईमेल सर्विस कैसी होती है। एक ऐसी नोटबुक की तरह जो कि लाइब्रेरी में है, जिसको हमें चेक करने के लिए लाइब्रेरी में जाना होता है। जैसे कि हमने कहा कि मेरा गूगल या जीमेल पे अकाउंट है, तो मुझे जीमेल में जाकर अपने अकाउंट को ओपन करना होता है, तब जाके मैं उसमें लॉगिन कर सकती हूँ और अपने ईमेल को सेंड कर सकती हूँ, ठीक। तो ये नोटबुक हमारे पास हमेशा तो रहती है, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाके हमें उसको ओपन करना पड़ता है, यानी उस गूगल अकाउंट पे जाकर हम उस पर वर्क कर सकते हैं, या याहू अकाउंट पे जाके हम उसमें वर्क कर सकते हैं। वही बात एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विस की, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे अगर हमने कहा कि हमारा अकाउंट आउटलुक में बना हुआ है, तो हमें उसको डाउनलोड करके रखना होता है, ठीक। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारी सारी डिटेल उसमें ऑलरेडी होती है, तो हमें बार बार जब हम ओपन करते हैं तो डिटेल्स डालनी नहीं होती। ये कंपैरेटिवली वेब बेस्ड एप्लीकेशन से फास्ट वर्क करता है, और हम इसमें ऑफलाइन भी रहे तो कई बार हम अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी भी हम देख लेते हैं कि जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है, हम इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम जीमेल अकाउंट किसी भी शहर में रहे, किसी भी लोकेशन में रहे, हम उसको ओपन कर सकते हैं, राइट। ये हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी जो वर्क है, हमारी जो काम है, हम इसको किसी भी जगह से कर सकते हैं, जब हमारे पास अगर इंटरनेट का एक्सेस अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें अलग से किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना होता है, ऑलरेडी हमारे पास हमारा जीमेल अकाउंट होता है, उसमें हम अपना वर्क करते हैं। गूगल अकाउंट पे जाके या अपने याहू अकाउंट पे जाके, या हमारा जहाँ पर भी हमारा अकाउंट बना है, हम उस वेबसाइट पे जाके मैं अपने ईमेल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल में क्या करते हैं, हमारे डिवाइस में ऑलरेडी वो डाउनलोड होता है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, हमको अलग से क्या करता है, ब्राउजर पर जाने की नहीं ज़रूरत होती, हम इसको कर सकते हैं कभी भी ओपन, हम इसको एक्सेस भी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी डिटेल्स ऑलरेडी रहती है। और हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा ही सारा इसमें रिकॉर्ड रहता है, तो हम इसको जल्दी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी है दोनों के बारे में, यानी वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में और एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल के बारे में। नाउ सर्च इंजन, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो एप्लीकेशन है, कह सकते हैं हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, दैट इज़ सर्च इंजन। क्योंकि हम आज के इस युग में हम बहुत सारे क्वेश्चंस या हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम सर्च इंजन में जाकर हम सर्च करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला सर्च इंजन है, दैट इज़ गूगल है। उसमें हम हमारे क्वेश्चंस को डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। अब जब हम कोई क्वेश्चंस डालते हैं, तो किस तरीके से वो सर्च होता है, ये हमारे सामने किस तरीके से हमारा जो डेटा होता है वो कैसे आता है। क्योंकि सर्च इंजन में हम कह सकते हैं जो इंटरनेट है एक ऐसा सी है नॉलेज का, जहाँ पे हर प्रकार की इंफॉर्मेशन और हर डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। तो कैसे मिलता है, तो सर्च इंजन में एक ऐसा कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है जो हमारे जो क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स को पिक करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करके हमारे सामने वन बाय वन हमारे सामने आउटपुट में देता है। तो क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल या हम कह सकते हो फिगर में देख सकते हैं कि वेबसाइट पे जब हमने कोई क्वेश्चन डाला, तो वेब क्राउलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो सर्च कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन, गूगल पे जितनी भी सर्वर पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कलेक्ट करके हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनके कीवर्ड्स को फाइंड आउट करके वो सारे आउटपुट को कलेक्ट कर रहा है। और जो मैक्सिमम कीवर्ड्स मिलते हैं उनका फिर इंडेक्सिंग करके हमारे सामने आउटपुट हमारे सामने नज़र आता है। ठीक, जैसे अगर हम एग्जांपल देख लें कि अगर हमें किसी लाइब्रेरी में जाएं तो हमारे सामने लाइब्रेरियन के सामने जब हम कोई बुक की डिमांड करते हैं तो वो तुरंत से हमारे सामने वो बुक उस पर्टिकुलर
लोकेशन से जाकर वो हमारी उस पर्टिकुलर बुक को फटाफट से हमारे सामने पुट कर देता है। ठीक, तो वैसे ही सर्च इंजन भी क्या है, एक सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन है जो कि हमें इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमारे सामने पुट अप कर देता है। ठीक, तो सर्च इंजन को हम सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन से भी रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे अदर प्रोटोकॉल, जैसे हमने HTTP देखा, HTTPS देखा, अब FTP और अदर प्रोटोकॉल। तो FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो FTP क्या करता है, फाइल को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होता है। बिफोर इन्वेंशन ऑफ www, इंटरनेट पे जो डेटा या इंफॉर्मेशन सेंड होती थी उसके लिए FTP का यूज होता था, जैसे हम अपने डेटा को सेंड कर सकते थे और एक्सेस कर सकते थे। बट जो डेटा सेंड होता था वो मोस्टली केवल टेक्स्ट डेटा ही हम सेंड कर सकते थे। तो इन ड्रॉबैक्स को अवॉइड करने के लिए ही WW ने कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, दैट इज HTTP एंड HTTPS। और ये नए रूल्स को फॉलो करके हम फिर इमेजेस और पिक्चर्स और वीडियोस सेंड करने के लिए हमारे लिए इजी हो गया। तो FTP टेक्स्ट डेटा को सेंड करता था, उनको अपलोड करने में, डाउनलोड करने में हेल्पफुल होता है और किसी भी लोकेशन पे हमारे डेटा को सेंड कर सकता है, हम किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। ठीक, तो FTP क्या करता, जैसे मैंने बताया कि ये सबसे पहले 1971 में ARPANET जो था, जो पहला नेटवर्क था जिसमें डेटा को सेंड करने के लिए यूज किया गया था ये प्रोटोकॉल। उसके बाद जो TCP/IP का है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि टेक्स्ट डेटा ही सेंड कर सकते थे और TCP/IP के यूज से फिर हमने पिक्चर्स और वीडियोस को भी शेयर करना है, यानी इंटरेक्टिव डेटा को भी हम शेयर कर सकते थे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट क्या होता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि दो अलग अलग कंप्यूटर से, रिमोट कंप्यूटर को कह सकते हैं, हम उसको भी मैनेज कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल की हेल्प से। जैसे कि हम किसी एग्जाम्पल में देख लें कि अगर हमारा एक फ्रेंड है जिसके पास वीडियो गेम है और हम खेलना चाहते हैं, तो हम उसके घर जाना नहीं चाहते, तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करके हम अपने ही घर में बैठकर हम उसके कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये कैसे करता है, एक तरह से रिमोट कंट्रोल हो जाता है हमारा उस कंप्यूटर पे। हम दूर बैठे ही अपने उस रिमोट से हम अपने दोस्त के कंप्यूटर को भी मैनेज कर सकते हैं। दैट फॉलोज बाय टेलनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो टेलनेट प्रोटोकॉल है ये हमें ये इस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल करता है कि हम दूर बैठे ही उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपना गेम खेल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टेलनेट जो प्रोटोकॉल था उस समय बहुत पॉपुलर होता था, क्योंकि हम दूर बैठे ही बहुत सारे कंप्यूटर को मैनेज कर सकते थे। बट इसमें कुछ ड्रॉबैक थे, ये एक सेफ नहीं था, जो भी हम कमांड्स भेजते थे वो कोई भी रीड कर सकता था और इन ड्रॉबैक्स के कारण ये धीरे धीरे बंद हो गया। और उसके बाद जो उसके इन ड्रॉबैक को अवॉइड करते हुए जो नया प्रोटोकॉल डेवलप हुआ, दैट इज SSH यानी सिक्योर सॉकेट शेल प्रोटोकॉल। इसे सिक्योर शेल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्टली हम देखते हैं SFTP, जो कि बना है सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से, यानी जो कि कह सकते हैं हम जो FTP है उसका ये दूसरा रूप है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिक्योरली फाइल ट्रांसफर होती है। FTP में भी हमने देखा था कि ट्रांसफर करते समय डेटा का हैक होना या कुछ भी बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। बट जो SFTP है ये हमारे डेटा को बाइनरी फॉर्म में डेटा को सेंड करता है और बाइनरी फॉर्म में सेंड करने के कारण जो हमारा डेटा रहता है वो सिक्योर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड वे में जाकर हमारे डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और ये डेटा फाइल ट्रांसफर हो जाती है SFTP प्रोटोकॉल की हेल्प से। ये एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक, अभी हमने देखा कि हमको रिमोटली अगर कंप्यूटर को कनेक्ट करना है कि तो मैसेज सेंड करना है तो टेलनेट प्रोटोकॉल का था, लेकिन टेलनेट प्रोटोकॉल के जो ड्रॉबैक थे उन ड्रॉबैक को अवॉइड करने के लिए सिक्योर सॉकेट शेल प्रोटोकॉल का यूज हुआ।
ठीक, ये भी रिमोटली जो कंप्यूटर होता है उनको हम कर सकते हैं मैनेज। तो इसमें क्या होता था, डेटा जो था एनक्रिप्टेड वे में ट्रांसफर हो रहा है, इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड वे में। अब एनक्रिप्टेड वे क्या होता है, डेटा को किसी दूसरे फॉर्म में, जो भी हमारा डेटा है वो अलग सीक्रेट कोड में जाता है, तो वो जो सोर्स से जाता है और डेस्टिनेशन पे जाता है, वहीं पर उसका वो सीक्रेट कोड ओपन होता है। बीच में जो अगर थर्ड पार्टी कह लो या जो फ्रॉडस्टर है वो उसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये बहुत सिक्योर होता है रिमोटली हमारे कंप्यूटर को या मैसेज सेंड करने में हेल्प करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट प्रोटोकॉल दैट इज SCP प्रोटोकॉल, दैट इज सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। ठीक, ये क्या करता है, हमारी फाइल्स को मूव करने में मदद करता है। जो भी, ये भी एक तरीके से एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही हमारे डेटा को सेंड करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्टली जो प्रोटोकॉल है दैट इज POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक, इसके 3 वर्जन्स कह सकते हैं हम आए, जिससे पॉपुलर वर्जन था ये, तो इसलिए हम इस प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। इसमें क्या, ये सिंपल हमारे मेल बॉक्स की तरह होता है, जिसमें कि हमारे सारे मेल्स आते हैं। जब तक ये हमारे मेल बॉक्स में रहते हैं हम इसे रीड नहीं करते, वो मेल बॉक्स में रहते हैं, और जैसे ही हमने अपने ईमेल्स में डाउनलोड कर दिया तो ये मेल बॉक्स से रिमूव हो जाते हैं। पर ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही मेल बॉक्स से रिमूव हो जाए, कभी कभी केवल कॉपी सेंड की जाती है हमारे कंप्यूटर पे और मेल बॉक्स पे भी ये रहता है। लेकिन रिमूव हो जाने से क्या होता है कि हमारा जो मेल बॉक्स है वो क्या होता है, स्पेस उसमें बढ़ जाती है, हमारे और मैसेजेस उसमें आ सकते हैं। तो इस तरीके से POP3 जो मैसेज का प्रोटोकॉल है, तो इससे हमारे क्या होता था, हमारे पास डेटा कभी भी ऑफलाइन भी रहते थे तो हमारे सामने डेटा रहता था, जब हम ऑनलाइन होते थे ये सारे डेटा हमारे पास एक साथ आ जाता था। ठीक है, इसमें हम कह सकते थे कि क्योंकि हमने ऑफलाइन होते हुए भी हमारे पास डेटा आ जा रहा है, तो ये एक तरीके से 1 वे ईमेल सिंक्रोनाइजेशन का प्रोटोकॉल था, इसमें 2 वे नहीं होता था। ठीक, तो इस तरीके से हमारे ये प्रोटोकॉल्स हुए। अब हम वेब सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी वेब सर्विसेज अवेलेबल है। तो कॉमनली यूज होने वाली जो वेब सर्विस है दैट इज चैट। चैट के नेम से हमको समझ में आता है कि हम जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं व्हाट्सएप और हमारा मैसेंजर। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम 1 to 1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी से भी। अगर नेक्स्ट पर्सन भी ऑनलाइन है तो हम उनके साथ फास्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें हमें जो रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे हमने ईमेल सेंड भी किया तो वो रियल टाइम तो सेंड होता है, लेकिन हमें प्रॉपर एड्रेस लिखना होता है, ये बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। ठीक, लेकिन चैटिंग में अगर हमारे साथ वो ऑलरेडी कनेक्टेड है तो हमें बार बार एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं, हम 1 to 1 कांटेक्ट करके उससे भी कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे जो चैटिंग है ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमने मैसेंजर और वेब चैट का मैसेंजर और व्हाट्सएप का यूज़ किया, तो हम सिंपल चैटिंग जो हम इन जनरल करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एक IRC होती है जिसमें कि ग्रुप बना होता है, हम ग्रुप में भी चैटिंग कर सकते हैं, और हम अगर अपने मैसेज को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो 1 to 1 कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक, तो वो पर्सन अगर ऑनलाइन है तो हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। फिर ICQ करके भी टाइप ऑफ चैट होता है, जिसमें कि हम चैटिंग कर सकते हैं फैमिली से, रिलेटिव से, और हमारे किसी भी फ्रेंड के साथ कर सकते हैं जो कि हमारे से ज्वाइन है। तो ये भी एक मैसेज सेंड करने का तरीका होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी आज के इस टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं हम वीडियो कॉल करते हैं, बट पहले वीडियो कॉल की फैसिलिटी फ़ोन्स में या मोबाइल्स में अवेलेबल नहीं थी। तो इसके लिए कुछ एप्लीकेशन थी, जैसे कि एग्जांपल में हम कह सकते हैं स्काइप सॉफ्टवेयर था, जिसमें हम अगर ईमेल एड्रेस, ईमेल अकाउंट को ऐड करते थे, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते थे, तो हम किसी भी अपने फ्रेंड, जो अगर 2 कॉमन फ्रेंड्स हैं जिनका अकाउंट उस पर्टिकुलर स्काइप सॉफ्टवेयर में है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे। इसके क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है, पर्सन को उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी
कंपनी की बात कर ले तो एक ही लोकेशन पे बैठ के डिफरेंट लोकेशन वाले पर्सन मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। चाहे वो मान लीजिए इंडिया की कोई भी लोकेशन में हो, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं और है, तो एक ही लोकेशन पे बैठ के अपने ही घर पे बैठ के वो मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या एडवांटेज होगा कि मीटिंग को अरेंज करने के लिए कहीं पर किसी को जाना नहीं पड़ा, राइट, यानी कि हमारे टाइम की सेविंग हो गई। इससे और क्या हुआ, हमारा कॉस्ट भी कम हो गया, क्योंकि अगर किसी लोकेशन पर जाएंगे तो वहां पर जाने के कुछ ना कुछ तो उसको एक्सपेंसेस देने ही होंगे ना, वो एक्सपेंसेस भी बच जाते। तो ये इस तरीके से ये जो वेब सर्विस है इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया कि कोई भी कहीं पर भी बैठे बैठे उस मीटिंग को अटेंड कर सकता था। हाँ, एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि अगर कोई अलग कंट्री में होता है तो उसके टाइम जोन का डिफरेंट हो जाने के कारण वो मीटिंग को अटेंड करना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी में कमी हो सकती है, पर ये मैनेज करना होगा कि कौन से टाइम जोन के कौन से पर्सन के साथ किस तरह की मीटिंग कहाँ करनी है, कब करनी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। टाइम जोन को ध्यान में रखा तो अलग कंट्री होने पर। ठीक, नेक्स्ट वेब सर्विस की बात कर ले, दैट इज ई लर्निंग। जैसे कि नेम करता है इम्प्लाय इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि हम ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं इसके थ्रू। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो हम जानते हैं कि किस तरीके से हम घर बैठे बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए, स्टूडेंट कहीं पर भी बैठ के कहीं से भी स्टडी कर सकता है अगर वो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन से ज्वाइन है तो। ठीक, तो इस तरीके से ई लर्निंग से क्या फैसिलिटी थी, जैसे कि हमने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही ई लर्निंग भी घर बैठे बैठे अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे ज्वाइन करके वो स्टूडेंट्स उस पढ़ाई को कर सकते। अगर उसके डिसएडवांटेजेस जाना चाहे तो जो ऑफलाइन स्टडी होती है कंपेरेटिव टू ऑनलाइन स्टडी, कंसंट्रेशन की थोड़ी कमी होती है, थोड़े से डाउट क्लियर करने में प्रॉब्लम होती है, कभी नेटवर्क का इश्यू होता है, तो कुछ इसमें भी ड्रॉबैक होते हैं। ठीक, फिर है ई बैंकिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी ऑनलाइन बैंकिंग हम कर सकते हैं। अपना जो भी ट्रांजैक्शन करना हो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती। किसी को देना हो अमाउंट, किसी का पर्टिकुलर लेना हो, तो हम ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग। ठीक, नेक्स्ट है ई शॉपिंग, बहुत कॉमनली यूज होता है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, जिसमें कि सबसे मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस हम देखते हैं कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है। इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कोई भी ग्रोसरीज हो, चाहे कपड़े हो, चाहे किसी भी तरीके के आइटम प्रोडक्ट कह लें, तो वो उनको घर बैठे ही मिल जाते हैं। उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी पर्सन को जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है। ओके, नेक्स्ट इज ई रिजर्वेशन। ठीक, यानी कि हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। कौन सी रिजर्वेशन कर सकते हैं हम, या हमें कहीं बाहर जाने का प्लान करना है, यानी हम ट्रेन की, बस की, फ्लाइट की टिकट कर सकते हैं। अगर हमें मूवी देखने जाना है तो हम घर बैठे भी मूवी की टिकट बुक करके फिर बाद में हम जा सकते हैं थिएटर में। तो इस तरीके से हम घर बैठे ही रिजर्वेशन का काम भी कर सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम की सेविंग होती है मेनली, और बहुत से फायदे भी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट सर्विस इज दैट इज ई गवर्नेंस, यानी हम अगर गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि आज जो हम देखते हैं डिजिटल इंडिया का बहुत हम सुनते हैं, तो इसमें क्या गया है, बहुत सारी साइट्स है जो कि हमारी गवर्नमेंट साइट से अगर हमें कोई भी वर्क होता है हम वहाँ पर जाकर हम अपने वर्क को कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी बहुत सारे डिस्कशन है, गवर्नमेंट टू सिटीजन बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। तो ऐसे समय में अगर सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम होती है वहाँ पर जाकर वो अपनी उस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरेक्शन कर सकते हैं हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के भी साथ, तो जो कि हमारे डेमोक्रेसी को भी स्ट्रांग बनाने में हेल्पफुल होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे बहुत से काम आसान हो गए। सोशल नेटवर्किंग, अब सोशल नेटवर्किंग क्या है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो सोशल नेटवर्किंग, जिसमें कॉमनली यूज होने वाली इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनके थ्रू हम अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं,
अपने व्यूज शेयर करते हैं इनकी हेल्प से। ठीक, फिर है ई ग्रुप्स, कॉमनली इंटरेस्ट वाले जो ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, तो ये लोग भी अपना एक कॉमन ग्रुप बना के अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक, फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये ऐसी टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत ज़्यादा, उसे हर किसी के पास मोबाइल मोस्टली होता है, और मोबाइल में भी जैसे जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले 2G, 3G, 4G और आज हम कह सकते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे कि क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर रेट जो होता है वो बढ़ गया है। ठीक, इस तरीके की डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल है, वेब सर्विसेज अवेलेबल है, जो कि हेल्पफुल है हमारे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, हमारे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। हम कह सकते हैं बहुत सारी इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल है, जिसके कि ये एग्जाम्पल हमने देखे हैं। जो इनका जो मेन, हम सभी जो सर्विसेज देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट पे इफेक्ट करती हैं। सारी सर्विसेज फास्ट होती हैं, तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो ये चैप्टर में हम बस इतना ही कहेंगे। ये चैप्टर का ये पोर्शन जो वेब सर्विसेज पोर्शन है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, तो क्योंकि हम इन सब के बारे में कनेक्ट कर सकते हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में, इसलिए इस टॉपिक को मैंने शॉर्ट कर दिया। अभी के लिए ये वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।